नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप सक्सेना आज आपको बताऊंगा किस तरीके से हमारे महान वैज्ञानिक, पूर्व राष्ट्रपति, महान साइंटिस्ट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने किस तरीके से आ, मिसाइल मैन कहलाए और किस तरीके से उन्होंने मिसाइल बनाई, कहाँ कहाँ पर वो कितनी कितनी परेशानियों का उन्होंने सामना किया और बहुत ही मुश्किलों का सामना करते हुए उन्होंने मिसाइलों का निर्माण किया। उन सारी चीज़ों की आज हम बात करेंगे। और आज की बुक में हम जिस बुक की बात करने जा रहे हैं उस बुक का नाम है विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर में लिखा हुआ है, मैं एक गहरा कुआं हूँ, इस ज़मीन पर बेशुमार लड़के लड़कियों के लिए उनकी प्यास बुझाता रहूँ। उनकी बेपनाह रहमत उसी तरह जर्रे जर्रे पर बरसती है जैसे कुआं सबकी प्यास बुझाता है। इतनी सी कहानी है मेरी, जैनुलब्दीन और आसिम्मा के बेटे की कहानी, उस लड़के की कहानी जो अखबार बेचकर अपने भाई की मदद करता था, उस शागिर्द की कहानी जिसकी परवरिश शिव सुब्रमण्यम अय्यर और आना दोराई सोलोमन ने की, उस विद्यार्थी की कहानी जिसे पेंडुले मास्टर ने तालीम दी, एमजी के मेमन और प्रोफेसर साराभाई ने इंजीनियर की पहचान दी, जो नाकामियों और मुश्किलों में पलकर साइंसदान बना, और रहनुमा की कहानी जिसके साथ चलने वाले बेशुमार काबिल और हुनरमंदों की टीम थी। मेरी कहानी मेरे साथ खत्म हो जाएगी क्योंकि दुनियावी मायनों में मेरे पास कोई पूंजी नहीं है। मैंने कुछ हासिल नहीं किया, जमा नहीं किया, मेरे पास कुछ नहीं और कोई नहीं है मेरा। मेरा ना बेटा, ना बेटी, ना परिवार। मैं दूसरों के लिए मिसाल नहीं बनना चाहता, लेकिन कुछ पढ़ने वालों को प्रेरणा मिले कि अंतिम सुख रूह और आत्मा की तस्कीन है, खुदा की रहमत है, उनकी विरासत है। मेरे परदादा अबुल, मेरे दादा फ़कीर और मेरे वालिद जैनुलब्दीन का ख़ानदानी सिलसिला अब्दुल कलाम पर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन खुदा की रहमत कभी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि वो अमर है, लाफ़ानी है। और मैं शहर रामेश्वरम के एक मिडिल क्लास तमिल ख़ानदान में पैदा हुआ। मेरे अब्बा जैनुलब्दीन के पास ना तालीम थी, ना दौलत। मेरी इन मजबूरियों के बावजूद एक दानाई थी उनके पास, एक हौसला था, और मेरी माँ जैसी मददगार थी आसिम्मा, और उनकी कई औलादों में एक मैं भी था, बुलंद कामिन माँ बाप का एक छोटा सा कद वाला मामूली शक्ल सूरत वाला लड़का। अपने पुश्तैनी मकान में रहते थे हम, जो कभी 20वीं सदी में बना था। काफ़ी बड़ा और विशाल मकान था रामेश्वरम की मस्जिद स्ट्रीट में। मेरे अब्बा हर तरह से ऐशो आराम से दूर रहते थे, मगर ज़रूफियत की तमाम चीज़ें मुयस्सर थीं। सच तो यह है कि मेरा बचपन बड़ा महफूज था, दिमागी तौर पर भी और जज्बाती तौर पर भी, मटीरियली और इमोशनली। रामेश्वरम का मशहूर शिव मंदिर हमारे घर से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर था। हमारे इलाके में ज़्यादा आबादी मुसलमानों की थी, फिर भी काफ़ी हिंदुओं के घराने थे जो बड़े इत्तेफाक से पड़ोस में रहते थे। हमारे इलाके में एक बड़ी पुरानी मस्जिद थी जहाँ मेरे अब्बा मुझे शाम को नमाज पढ़ने के लिए ले जाया करते थे। रामेश्वरम मंदिर के बड़े पुरोहित बक्सी लक्ष्मण शास्त्री मेरे अब्बा के पक्के दोस्त थे। अपने बचपन की आकी हुई यादों में एक याद ये भी थी कि अपने रिवायती लिबासों में बैठे हुए वो दोनों कैसे रूहानी मसलों पर देर देर तक बातें करते रहते थे। मेरे अब्बा मुश्किल से मुश्किल रूहानी मामलों को भी तमिल की आम जबान में बयार कर लिया करते थे। एक बार मुझसे कहा था, जब आफत आए तो आफत की वजह समझने की कोशिश करो, मुश्किल हमेशा खुद को परखने का मौका देती है। मैंने हमेशा अपने साइंस और टेक्नोलॉजी में अब्बा के उसूलों पर चलने की कोशिश की है, और मैं इस बात पर यकीन रखता हूँ कि हमसे ऊपर भी एक आला ताकत है, एक महान शक्ति है जो मुसीबत, मायूसी और नाकामयाबियों से निकाल कर सच्चाई के मुकाम तक पहुँचाती है। मैं करीब 6 बरस का था जब अब्बा ने एक एक लड़की
मेरे अब्बा ने एक लकड़ी की कश्ती बनाने का फैसला किया जिसमें वो यात्रियों को रामेश्वरम से धनुषकोटी तक का दौरा करा सकें, ले जाएं और वापस ले आए। वे समंदर की साहिल पर लकड़ियां बिछाकर कश्ती का काम किया करते थे। एक और हमारे रिश्तेदार थे, अहमद जलालुद्दीन। बाद में उनका निकाह मेरी आपा जोहरा के साथ हुआ। अहमद जलालुद्दीन हालांकि मुझसे 15 साल बड़े थे, फिर भी हमारी दोस्ती आपस में जम गई। हम दोनों ही शाम लंबी सैर पर निकल जाया करते थे और मस्जिद की गली से निकलकर हमारा पहला पड़ाव शिव मंदिर हुआ करता था, जिसके इर्द गिर्द हम उतनी ही श्रद्धा से परिक्रमा किया करते थे जितनी श्रद्धा से बाहर आए हुए और यात्री। जलालुद्दीन ज़्यादा पढ़ लिख नहीं सके उनके घर की हालत की वजह से, लेकिन मैं जिस जमाने की बात कर रहा हूँ, इन दिनों हमारे इलाके में सिर्फ एक वही शख्स था जो अंग्रेजी लिखना जानता था। जलालुद्दीन हमेशा तालीम याफ्ता और पढ़े लिखे लोगों के बारे में बात किया करते थे, और एक शख्स जिसने बचपन में मुझे बहुत मुदफ़िक मुतफिक किया, वो मेरा कजिन था, मेरा चचेरा भाई शमसुद्दीन। उस उसके पास रामेश्वरम में अखबारों का ठेका था। सब काम अकेले ही किया करता था। हर सुबह रामेश्वरम रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से पहुंचता था। अखबार सन 1939 में दूसरी आलमगीर जंग हुई, द सेकेंड वर्ल्ड वार। उस वक्त मैं 8 साल का था। हिंदुस्तान को एहतियाती फौज के साथ शामिल होना पड़ा और इमरजेंसी जैसे हालात पैदा हो गए थे। सिर्फ पहली दुर्घटना ये हुई कि रामेश्वरम स्टेशन पर ट्रेन का रुकना कैंसिल कर दिया गया। मैं अखबारों का गट्ठर अब रामेश्वरम और धनुषकोटी के बीच से गुजरने वाली सड़क पर चलती ट्रेन से फेंक दिया जाता था। शमसुद्दीन को मजबूरन एक मददगार रखना पड़ा जो अखबार के गट्ठों को सड़क पर जमा कर सके। वो मौका मुझे मिला और शमसुद्दीन मेरी पहली आमदनी की वजह बन गया। हर बच्चा जो पैदा होता है वो कुछ सामाजिक और आर्थिक हालात से जरूर बशरमान होता है और कुछ अपने जज्बातों और जज्बाती माहौल से भी, और उसी तरह उसकी तबीयत भी हो जाती है। मुझमें दयानदारी और सेल्फ डिसिप्लिन अपने अब्बा से विरासत में मिला था, और माँ की परछाई पर यकीन करना और रहमदिली। लेकिन जलालुद्दीन शमसुद्दीन की वजह से जो असर मुझ पर पड़ा, उससे मेरा बचपन ही महज अलग नहीं हुआ बल्कि आइंदा जिंदगी पर भी उसका बहुत असर पड़ा। फिर जंग खत्म हो गई और हिंदुस्तान की आज़ादी बिल्कुल यकीनी हो गई। मैंने अब्बा से रामेश्वरम छोड़ने की इजाज़त चाही। मैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रामनाथपुरम जाकर पढ़ना चाहता था। शमसुद्दीन और जलालुद्दीन मेरे साथ रामनाथपुरम तक गए। मुझे क्वार्टर्स हाई स्कूल में दाखिला कराने के लिए ना जाने क्यों मेरा वो नया माहौल मुझे रास नहीं आया। रामनाथपुरम बड़ा मशहूर शहर था और करीब 50,000 की आबादी थी, लेकिन रामेश्वरम का सुकून और ये इत्मीनान कहीं ऐसा और कहीं नहीं था। पर घर मुझे बहुत याद आता था और घर लौटने का कोई मौका मैं छोड़ता नहीं था। स्वाट्स हाई स्कूल में दाखिले के बाद एक 15 साल लड़के के जो तमाम शौक हो सकते थे मेरे अंदर जाग उठे थे। मेरी टीचर अन्ना दोराई सोलोमन बहुत बेहतरीन रहबर थे। गार्ड्स उस गाइड उस नौजवान के लिए जिसके सामने जिंदगी की बेशुमार मुमकिनात खुलने वाली थी। रामनाथपुरम के उस अरसाए कायम में उनसे मेरा रिश्ता उस्ताद शागिर्द या गुरु शिष्य और इससे भी आगे निकल गया। अन्ना दोराई कहा करते थे, जिंदगी में कामयाब होने और नतीजे पाने के लिए 3 चीज़ों पर काबू पाना बहुत जरूरी है: ख्वाहिश, यकीन और उम्मीद। अन्ना दोराई जो बाद में रेवरेंट हो गए कहा करते थे, इससे पहले कि मैं चाहूँ कुछ हो जाए, उससे पहले मेरे अंदर की पूरी शिद्दत से ख्वाहिश हो और यकीन हो कि वो होगा। मैं ज़िंदगी में अगर मिसाल दूँ तो मुझे बचपन से ही आसमान के इसरार और परिंदों की परवाज़ हमेशा हैरान करती थी, फैसिनेट करती थी। समंदर के कुंजों और बगुलों की ऊंची उड़ानें देखने लगता था तो उड़ने को जी चाहता था। मैं एक सादा सा गांव का लड़का था, मगर मुझे यकीन था एक दिन मैं कुंजों की तरह बुलंद उड़ान लगाकर बुलंदी पर पहुंच जाऊंगा। और हकीकत यह है
कि मैं रामेश्वरम से उड़ने वाला पहला लड़का था। स्क्वाड्स स्कूल में तालीम हासिल करते करते मेरे अंदर खुद एतमादी बस चुकी थी। मुझे यकीन था मैं ज़रूर कामयाबी हासिल करूंगा, मैं तालीम आगे जारी रखूंगा और कोई दूसरा ख्याल नहीं था। सन 1950 में जब मैं इंटर पढ़ने के लिए सेंट जोसेफ कॉलेज त्रिची में दाखिल हो गया, जब बीएससी डिग्री के लिए मैंने सेंट जोसेफ कॉलेज में एडमिशन लिया तो हायर सेकेंडरी के सामने सीट में ही जानता था। मैं ये नहीं जानता था कि हायर एजुकेशन के लिए कुछ और भी हो सकता है, ना ये जानता था कि साइंस पढ़ के फ्यूचर के लिए क्या हासिल हो सकता है। बीएससी पास करने के बाद ही मैं जान पाया कि फिजिक्स मेरा सब्जेक्ट नहीं था। अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए मुझे इंजीनियरिंग में जाना चाहिए था, मगर पता नहीं क्या कुछ लोगों का ऐसा ख्याल है कि साइंस आदमी को खुदा बनाकर मुड़कर कर देती है। लेकिन मेरे लिए तो साइंस एतमाद, विश्वास और रूहानी तस्कीन की वजह रही है। किसी तरह मैं एमआईटी मद्रास यानी इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के उम्मीदवारों की लिस्ट में तो आ गया, लेकिन उसका दाखिला बहुत महंगा था। कम से कम 1,000 रुपये की ज़रूरत थी। मेरे अब्बा के पास इतने पैसे नहीं थे। उस वक्त मेरी आपा जोहरा ने सोने की कड़े और चैन बेचकर मेरी फीस का इंतजाम कर दिया। उसकी उम्मीद और यकीन को देखकर मैं पसीज गया। एमआईटी में सबसे ज़्यादा मज़ा आया। वहाँ 2 हवाई जहाज़ रखे हुए थे जो उड़ान से बरी कर दिए थे। एक अजीब सा खिंचाव महसूस होता था जब बाकी लड़के हॉस्टल चले जाते थे। मैं घंटा 1.5 घंटा उनके पास बैठता था। फर्स्ट ईयर मुकम्मल होने के बाद जब मुझे ज़्यादा खसूसी मजमून चुनने थे तो मैंने फ़ौरन एरोनॉटिकल नॉटिकल इंजीनियरिंग का चुनाव किया। एमआईटी की तालीम के दौरान मुझे 3 टीचर्स ने बहुत मुदस्सर किया। प्रोफेसर के एम वी मेंडेलिन, प्रोफेसर स्पोंडर, प्रोफेसर नरसिंहा राव, प्रोफेसर टेक्निक स्पोंडर टेक्निकल एरो डायनामिक सिखाते थे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में दाखिले से पहले मैंने उनसे ही सलाह ली थी। उन्होंने मुझे समझाया था कि मुस्तकबिल का फैसला करने से पहले मुस्तकबिल की मुमकिनियत के बारे में सोचना नहीं चाहिए, बल्कि सोचना चाहिए एक अच्छी बुनियाद के लिए और अपने रुझान की रिश्यात रिश्यात के बारे में कि उनसे कितनी शिद्दत है, एप्टीट्यूड और इंस्पिरेशन में कितनी इंटेंसिटी है। मैं खुद में भी होने वाले इंजीनियर स्टूडेंट से ये कहता हूँ कि जब वे अपने स्पेशलाइजेशन का चुनाव करें तो देखना होगा कि उनमें कितना शौक है, कितना उत्साह है, लगन है। और उस शौक को जानने के लिए प्रोफेसर के ए वी मेंडलिन ने मुझे एरो स्ट्रक्चर डिजाइन सिखाया और उसका तंजिका भी विश्लेषण और एरोनॉटिकल के वे बड़े खुशदिल और दोस्त टीचर थे और हर साल कोई ना कोई नया तरीका, नया नज़रिया लेकर आते थे। प्रोफेसर नरसिम्हा राव मैथमेटिशियन थे। वे एरोडायनामिक्स की थ्योरी सिखाया करते थे। उनकी क्लास में शामिल होकर मुझे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बाकी तमाम सब्जेक्ट्स उससे ज़्यादा अच्छे लगने लगा। एमआईटी से मैं बेंगलोर हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड में बतौर ट्रेनी दाखिल हो गया। एमएचएल से जब मैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट बनकर निकला तो ज़िंदगी ने 2 मौके मेरे सामने खड़े कर दिए। दोनों मेरी परवाज़ के देरीना ख्वाब को पूरा कर सकते थे। एक मौका था एयरफोर्स का और दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट और प्रोडक्शन का। मैंने दोनों में अर्जी भेज दी। बावक्त दोनों से इंटरव्यू का बुलावा आया। एयरफोर्स के लिए मुझे देहरादून जाना था और डिफेंस के लिए दिल्ली। दोनों मुकाम 2000 किलोमीटर के फासले पर थे। ये पहला मुकाम था मेरा अपना वसील और विराट वतन देखने का। खिड़की पर बैठा हुआ था। मैं देश की सरजमी को पाँवों के नीचे बहता हुआ देखकर हैरान था कि उत्तर की सफ़र करते हुए एक ही मुल्क लैंडस्केप कैसे बदल जाता है। मैं 1 हफ्ता दिल्ली में ठहरा, डिफेंस मिनिस्ट्री का इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू अच्छा हुआ। वहाँ से देहरादून गया। एयरपोर्ट सिलेक्शन के बाद इंटरव्यू के लिए 25 उम्मीदवारों में मैं 90 नंबर पर आया। मेरा दिल बैठ गया। बहुत मायूस हुआ। कई दिनों तक अफसोस रहा। एक मुझे ये अफसोस था कि एयरफोर्स में जाने का मौका निकल गया। मैं ऋषिकेश चला गया दिल पर बोझ लेकर। आने वाले दिन बड़े सख्त होंगे। गंगा में स्नान किया, फिर चलता हुआ पहाड़ी के
पास पहाड़ी में शिवानंद आश्रम तक पहुंच गया। शिवानंद आश्रम में स्वामी शिवानंद से भेंट हुई। देखने में बिल्कुल गौतम बुद्ध लगते थे, सफ़ेद दूधियाँ धोती और पाँवों में लकड़ी की खड़ाऊँ। उनकी बच्चों सी मुस्कान, मासूम मुस्कान जो सदा दिल देखकर बहुत प्रभावित हुआ। मैंने बताया कि उन्हें कैसे कि मेरी इंडियन एयरफोर्स में भर्ती होने से मैं रह गया और मेरी कितनी शदीद ख्वाहिश थी आसमानों में उड़ने की, परवाज़ करने की। वो मुस्कुरा दिए और बोले, ख्वाहिश अगर दिलों से निकली हो तो पवित्र होती है, और अगर शिद्दत से हो तो कमाल की मैग्नेटिक एनर्जी होती है। एक बरकी मेहनत सी ताकत होती है। दिमाग जब सोता है तो एनर्जी रात की खामोशी में बाहर निकल जाती है और सुबह कायनात, ब्रह्मांड, सितारों की गति रफ्तार को अपने साथ समेट कर दिमाग में वापस लौट आती है। इसलिए जो सौगात है उसकी सृष्टि अवश्य है। जो वक्सी जो वक्ती होगा, तुम विश्वास करो इस अजली बंधन पर, इस वचन पर कि सूरज फिर लौटेगा, फिर बाहर आएगी। मैं दिल्ली लौट आया। डिफेंस में इंटरव्यू का नतीजा दरियाफ्त किया। जवाब में अपॉइंटमेंट लेटर थमा दिया गया। अगले दिन सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट मुकर्रर कर दिया गया। 250 रुपये महीना की तनख्वाह पर 3 साल गुजर गए। उन्हीं दिनों बंगलौर में एरोनॉटिकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट एडीई का नया महकमा खुला। मुझे वहां पर पोस्ट कर दिया गया। बंगलौर कानपुर से बिल्कुल मुख्तलिफ शहर था। मैं अपने डायरेक्टरेट का पहला साल वहां पर गुजार चुका था। दरअसल हमारे देश का एक अजीब तरीका है, अजीब सा ढंग है अपने लोगों का हद दर्जा तक निचोड़ लेने का, जो हमारे लोगों के इंतहा पसंद बना देता है। शायद इसलिए कि सदियों में देश ने गैर मुल्कों की तहजीबों के जख्म खाए हैं और उन्हें दामन में जगह दी है। अलग अलग हुक्मरानों से वफा करते करते हम अपनी हैसियत, अपनी इफ्तेदा खो बैठे हैं। बल्कि हमने एक और भी खूबी पैदा कर ली है कि एक ही वक्त में रहम दिल भी हैं, बेरहम भी, हसाज भी हैं, बेहिस भी। इतने गहरे हैं, उतने ही सतही हैं। ऊपर से देखो तो हम बड़े खुशरंग और रूबरू नजर आते हैं, लेकिन गौर से देखो तो हम अपने हुक्मरानों की बेढब नकल से ज़्यादा और कुछ भी नहीं हैं। मैंने कानपुर में कल्ले में दबाए हुए पान वाले नवाब वाजिद अली शाह के नकलची बहुत देखे हैं, और बेंगलोर में फिरंगियों के अंदाज में कुत्ते की जंजीर थामे टहलते हुए साहिबों की कमी नहीं थी। बेंगलोर में रहते हुए मैं रामेश्वरम के गहरे सुकून और शांत वातावरण के लिए तरसता था। पहले साल तो एडीए में कोई ज़्यादा काम नहीं था। एक प्रोजेक्ट टीम बनाई गई थी। उसमें 3 सालों में एक स्वदेशी होवरक्राफ्ट तैयार करना था, जो वक्त से पहले तैयार हो गया। उसका नाम रखा गया शिव की सवारी के आधार पर। उसका डिजाइन हमारी उम्मीद से ज़्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन मैं सख्त मायूस हुआ जब आपसी कंट्रोवर्सी के बिना पर सारा प्रोजेक्ट बलाए ताक पर रख दिया गया, बंद कर दिया गया। प्रोफेसर एमजी के मेमन टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के डायरेक्टर एक दिन अचानक हमारी जांच पड़ताल को आ पहुंचे। नंदी का जिक्र निकला। उनसे पूछताछ करते हुए उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की एक 10 मिनट की उड़ान के लिए। उससे हफ्ता बाद की बात है। मुझे इंस्कोस्पर से बुलावा आ गया। मैं मुंबई चला गया इंटरव्यू देने। मेरा लेने वालों में विक्रम साराभाई, एमजी के मेमन के अलावा मिस्टर सराफ थे, जो उस वक्त के एटॉमिक एनर्जी कमीशन के डिप्टी सेक्रेटरी के ओहदे पर थे। डॉक्टर साराभाई की गर्मजोशी ने पहले ही मुलाकात में मेरा दिल मोह लिया। अगले ही दिन मुझे खबर मिली कि मैं चुन लिया गया हूँ। मुझे इंस्कोस्पर में रैकेट इंजीनियर की हैसियत से शामिल कर लिया गया। सन 1962 में दरियाना हिस्से में कहीं इंस्कोस्पर ने थुम्बा में एरोनॉटिकल इक्वेटेरियल रॉकेट लॉन्च स्टेशन बनाने का फैसला किया। थुम्बा केरल त्रिवेंद्रम से परे दूर दराज एक ऊँगते गांव का नाम है। हिंदुस्तान में ये
मॉडर्न रॉकेट बेस्ड रिसर्च की एक दबी सी इब्तिदा थी, एक हल्की सी शुरुआत थी। इसके बाद मुझे 6 महीने के लिए अमेरिका भेज दिया गया, नासा में रॉकेट लॉन्चिंग की ट्रेनिंग के लिए। जाने से पहले मैं थोड़ा सा वक्त निकाल कर रामेश्वरम गया। मेरे अब्बा मेरी कामयाबी से बहुत खुश थे, मुझे उसी मस्जिद में ले जाकर शुक्राने की नमाज भी अदा कराई। नासा लैंग्से रिसर्च सेंटर वर्जीनिया में मैंने अपने काम की शुरुआत की। बाद में गोडार्ड फ्लाई स्पेस सेंटर मैरीलैंड चला गया। मैं अपना इंस्पिरेशन अमेरिका के बारे में बेंजामिन फ्रैंकलिन के इस जुमले से बयान कर सकता हूँ, जिन बातों से तकलीफ होती है उनसे तालीम भी मिलती है। हिंदुस्तानी तंजीमों में यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में एक बड़ी मुश्किल है। जो ऊपर से जो ऊपर है वो बड़े मगरूर है, अपने से छोटों की, जूनियर और सब ऑर्डिनेट की राय लेना अपनी हद के बाहर समझते हैं। कोई भी शख्स अपनी खूबी दिखा नहीं सकता अगर उसे मलामत ही करते रहे। रसूल और पाबंदी, पाबंदी और शक्ति, शक्ति और जुल्म, और इसी के बीच की एक बड़ी लाइन बड़ी महीन है, बारीक है, उसकी पहचान बहुत ज़रूरी है। मैं जैसे ही नासा से लौटा फौरन बाद हिंदुस्तान का पहला रॉकेट लॉन्च हुआ 21 नवंबर 1963। वो साउंडिंग रॉकेट था, नाम था अपाचे नाइकी। नाइकी अपाचे की कामयाबी के बाद प्रोफेसर साराभाई ने अपने ख्वाब का इजहार किया। एक इंडियन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ISLV का सपना, हिंदुस्तानी रॉकेट का सपना, 20वीं शताब्दी का ख्वाब भी कहा जा सकता है, जो टीपू सुल्तान ने देखा था। टीपू सुल्तान की फौज में 27 ब्रिगेड थे, जो कुंजहूस कहलाते थे, और एक ब्रिगेड में एक दस्ता था जो रॉकेट मैन के साथ चलता था और जुक्स कहलाता था। जब टीपू सुल्तान मारा गया तो अंग्रेजों ने 700 रॉकेट और 900 रॉकेट के सब सिस्टम बरामद किए। 1799 में तिरुनेलवेली की जंग के बाद वो रॉकेट विलियम कांगेरी से इंग्लैंड भिजवा दिए गए जांच पड़ताल के लिए, उसकी तकनीक समझने के लिए, जिसे आज साइंस जुबान में हम रिवर्स इंजीनियरिंग कहते हैं। टीपू सुल्तान की मौत के बाद उस ख्वाब की भी मौत हो गई, कम से कम 150 साल के लिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बदौलत रॉकेटरी का ख्याल एक बार फिर हिंदुस्तान के दिल में जिंदा हुआ। प्रोफेसर साराभाई ने उस ख्वाब को हकीकत बनाने के लिए जिम्मेदारी अपने सर ली। बहुत से तंग नज़र लोगों को एतराज़ था कि बात से इस मुल्क में जहां कौम के 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती, उस वक्त स्पेस उड़ानों को इस ख्यालाई तहरीकों में को क्यों तहजीर दी जा रही है। लेकिन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू और साराभाई के जरिए किसी किस्म का मुबारता नहीं था। उसके लिए नज़रिए बिल्कुल साफ थे कि अगर दुनिया के मुल्कों में दुनिया के मसलों का हिस्सा लेना है तो शिरकत करनी है, हिंदुस्तान को कोई हैसियत हासिल करनी है तो साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की, खुद मुख्तारी और सेल्फ रिलायंस बहुत ज़रूरी है। उनका मकसद ताकत और मुजाहिरा बिल्कुल नहीं था। सहज पके सो मीठा होए, तुम्बा में 2 रॉकेट सहज पके और कामयाब हुए, एक रोहिणी और दूसरा मेनका। अगले साल लगा ही था अगला साल जब प्रोफेसर साराभाई ने मुझे दिल्ली बुला भेजा एक मीटिंग की, और मीटिंग में ग्रुप कैप्टन VS नारायणन से मेरा तारुफ करवाया गया, जो एयर हेडक्वार्टर्स में से थे। प्रोफेसर साराभाई ने RATO तैयार किया और इरादा जाहिर किया रॉकेट असिस्टेंट टेक ऑफ, जो एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट की मदद से उड़ाया जा सके, बड़ी छोटी सी जगह में। शाम तक ये खबर आम हो गई कि हिंदुस्तान एक खुद का सॉफ्ट मिलिट्री एयरक्राफ्ट तैयार कर रहा है, और उस प्रोजेक्ट का मुख्तार हूँ मैं, जिम्मेदार हूँ। कई दिन तक मैं कई तरह के जज्बात से भर गया था। खुश भी था, शुक्रगुजार भी था, खुदकिस्मत भी था। और खुशकिस्मत एक और एहसास हुआ, तकनील का, फुलफिलमेंट का। 19वीं सदी के एक शायर की जो शेर बहुत याद आया मुझे, हर एक दिन के लिए हमेशा तैयार रहो, हर एक दिन के
एक तरह ही मिलो, जब उखली में हो तो बर्दाश्त करो और जब दस्ता हो तो बार करो। राटों पर काम करते हुए अहम वाकयात हुए। पहला तो ये कि अपने देश में पहली बार स्पेस रिसर्च का 10 साला प्रोग्राम तैयार हुआ, जिसके ऑथर थे प्रोफेसर साराभाई। मेरे लिए एक रूमानी मैनिफेस्टो था, जैसे स्पेस से इश्क करने वाले किसी शायर की रूमानी नज्म हो, जैसे कोई अपने देश के आसमान से इश्क करने लगा हो। और दूसरा वाकया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के मिसाइल पैनल का तैयार होना। नारायणन और हम दोनों उस पैनल के मेंबर थे। उस वक्त तक भविष्य में आने वाली एसएलवी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का नाक नक्शा भी तैयार हो चुका था। प्रोफेसर साराभाई अपने देरीना ख्वाब की ताबीर देने के लिए कुछ और साथियों का चुनाव कर चुके थे। मैं खुद को खुशकिस्मत समझता था, मुझे उस प्रोजेक्ट का लीडर चुना गया। उस पर प्रोफेसर साराभाई ने मुझे एक जिम्मेदारी भी सौंपी थी। लॉन्च की थी चौथी लॉन्च की चौथी स्टेज जैसे ही मैं डिसाइड करूं, ये मालूम था मेरा अल्क था। हर मिसाइल पैनल की मीटिंग के बाद मैं जाकर प्रोफेसर साराभाई को तफ, तफसील पूरी रिपोर्ट देता था। दिल्ली में ऐसी ही मीटिंग के बाद 23 दिसंबर 1971 को जब मैं त्रिवेंद्रम लौट रहा था, उस दिन तुम्बा में प्रोफेसर साराभाई एसएलवी का मुआयना करने गए थे। दिल्ली एयरक्राफ्ट के लॉन्च से मैंने उन्हें फ़ोन किया, पैनल मीटिंग की तफसील बताई। प्रोफेसर साराभाई ने कहा कि मैं त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट पर उनका इंतजार करूं। जब मैं त्रिवेंद्रम पहुंचा तो फिर फिजा में एक मातम छा गया। मुझे खबर दी गई कि प्रोफेसर साराभाई नहीं रहे। चंद घंटों पहले दिल का दौरा पड़ने से उनका इंतकाल हो गया। मैं थर्रा कर रह गया। चंद घंटे पहले ही तो मैंने उनसे बात की थी। मेरे लिए एक बड़ा सदमा था। प्रोफेसर साराभाई मेरी नज़र में इंडियन साइंस के राष्ट्रपिता थे, जैसे महात्मा गांधी हैं। उन्होंने अपनी टीम के लिए रहनुमा पैदा किए, खुद अमल से उनके लिए मिसाल साबित हुए। कुछ अरसा प्रोफेसर एम जी के मेमन ने रिसर्च का काम संभाला। बिल आखिर प्रोफेसर सतीश धावन को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की जिम्मेदारी सौंप दी गई। थुम्बा का पूरा कॉम्प्लेक्स बड़े पैमाने पर एक स्पेस सेंटर बना दिया गया और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSSC का नाम दिया गया, जिसने वो सेंटर कायम किया था। उसी नाम से उस जगह को श्रद्धांजलि पेश की गई। मशहूर मेटेरियोलॉजिस्ट डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश VSSC के पहले डायरेक्टर मुकर्रर हुए। कोई भी शख्स अपनी ज़िंदगी में तभी कामयाब हो सकता है जब वो बारसूख के हो, मोतबर हो और फैसलों के लिए अपनी हद तक आज़ादी हो। शायद निजी ज़िंदगी में तस्लील का यही एक रास्ता है। आज़ादी और जिम्मेदारी के साथ हो तभी तस्कीन और खुशी का बाइस हो सकता है। और जाती आज़ादी हासिल करने के लिए मैं दो रास्ते तजवीज़ कर सकता था, जो मैंने इख्तियार किए। पहला तो ये कि अपनी तालीम और तरबियत को बढ़ावा दो। इल्म नॉलेज बड़ा करामाती हथियार है जब काम आता है। इल्म जो जो हथियार बहुत ही काम आता है। इल्म वो पूंजी है जो कोई छूट छीन नहीं सकता। इनकी रहनुमाई तभी मुमकिन हो सकती है अगर आपकी जानकारी मुकम्मल हो, अप टू डेट हो। कामयाब रहनुमा बनने के लिए ज़रूरी है कि दिन का काम जब खत्म हो जाए तो पिछले काम का जायजा लें, अगले दिन की काम की तैयारी करें। दूसरा तरीका यह है कि अपने काम का अपना फ़ख्र समझो, गर्व समझो। ज़रूरत भी हो कि अपने अंदर की शक्ति की सही जानकारी हो। जो करो उस पर यकीन रखो, जिस पर यकीन हो वही करो, वरना दूसरों के ईमान का शिकार बनते रहोगे। SLV प्रोजेक्ट के पहले 3 सालों में साइंस के बहुत से नए इसरार खुले। आहिस्ता आहिस्ता साइंस और टेक्नोलॉजी का फ़र्क समझ आने लगा। रिसर्च और डेवलपमेंट का फासला पता चलने लगा। किसी भी ईजाद में गलतियां होना लाजमी है, लेकिन हर गलती कामयाबी की तरफ एक कदम उठाती है। इस ओर सीढ़ी बन जाती है। एक दिन भी किसी दिन तकलीफ की तरह एसएलवी किसी भी तख्लीक की तरह एसएलवी की तख्लीक कई दर्दनाक लम्हों से गुजरी। एक रोज़ जब मैं
मैं और मेरे तमाम साथी कामों में पूरी तरह डूबे हुए थे। मेरे घर से एक मौत की इत्तला पहुंची। मेरे दोस्त, मेरे हमदर्द, मेरे बहनोई जलालुद्दीन का इंतकाल हो गया था। कुछ देर के लिए तो मैं सुन्न होकर रह गया। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। थोड़ी सी देर बाद जब चौगिरदे का एहसास हुआ, मैंने महसूस किया कि मेरी हस्ती का एक हिस्सा मर गया है। रात के रात बसों में सफ़र करता हुआ अगली सुबह मैं रामेश्वरम पहुंचा। जोहरा को क्या तसल्ली देता और क्या सब्र देता। अपनी भांजी महबूबा का जो रो रो कर हलकान हो रही थी। मेरी आंखों के सोते पहले ही सूख चुके थे। थुम्बा लौटकर बहुत दिनों तक सारा कामकाज, सारी मसरूफियत बेमानी लगने लगी। मुझे दिनों तक बहुत मलाल रहा, कई दिनों तक बहुत मलाल रहा। सब बेमानी लगता था। प्रोफेसर धवन देर रात तक हौसला देते थे, कहते थे एसएलवी पर जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा मुझे सब्र महसूस होगा और ये मायूसी कम होते होते गुजर जाएगी। 1976 में मेरे अब्बा जैनुलब्दीन 102 साल की उम्र में वहीं रामेश्वरम में इंतकाल कर गए। 15 पोते पोतियों को छोड़कर गए थे। पीछे एक पड़पोता भी था। दुनिया की दुनियावी तौर पर वो सिर्फ एक बुजुर्ग की मौत थी। कोई बड़ा मातम नहीं हुआ, झंडा नहीं उतारा गया, ना अखबार में स्याह हाशिए दिए गए, ना रियासतदान थे, ना वो कोई विद्वान थे, ना कोई बड़े सरमायादार थे। एक सीधे साधे इंसान थे, फरिश्ता सिफल और हर उस एक बात की वजह थे जो दानाई और परसाई की राह दिखाती थी। मैं बहुत देर तक अपनी माँ के पास बैठा रहा चुपचाप, और जब उठा तो थुम्बा लौटने के लिए उसने रूंधे गले से मुझे दुआएं भी दी। SLV-3 अपाचे रॉकेट जो उड़ान फ्रांस से उड़ाई जाने वाली थी, अचानक कुछ मुश्किलों का शिकार हो गई। मुझे फौरन फ्रांस जाना पड़ा। मैं रवाना होने वाला था कि मेरी माँ की मौत की खबर आ गई। एक के बाद एक और 3 मौतें मेरे घर में हो गईं। उस वक्त मुझे अपने काम में पूरे ध्यान की ज़रूरत थी। 100% लगन से काम करने की ज़रूरत थी। किसी और लगन की गुंजाइश नहीं छोड़ती। ख्वाहिश ही ऐसी चीज़ है जो लगन की गुंजाइश नहीं छोड़ती। मुकलमाती और पूरी लगन से SLV-3 का ख्वाब 1979 के दरमियान में जाकर पूरा हुआ। हमने SLV-3 की परवाज़ का दिन 10 अगस्त 1979 तय किया। 23 मीटर लंबा, 4 स्टेजेस का ये रॉकेट 17 टन का वजन 7:58 में बड़ी कदरदाई से उड़ा खला की तरफ रवाना हुआ। पहली स्टेज हर तरह से पुख्ता निकली। बड़े आराम से रॉकेट दूसरी स्टेज में चला गया। हम दमखुद रह गए, सांस रुकी बैठी हुई थी। हमारे बरसों का ख्वाब आसमान की तरफ सफ़र कर रहा था। अचानक हमारे ख्वाब में दरार आई। हमारा सुकून टूटा, हमारी खामोशी टूटी। दूसरी स्टेज काबू से बाहर होने लगी। 317 सेकंड के बाद परवाज़ टूट गई और मेहनत और उम्मीद चौथी स्टेज के साथ लेकर तमाम मलबा हरिकोटा से 507 मीटर दूर 560 किलोमीटर दूर समुंदर में जाकर गिरा। इस हादसे से हम सबको सख्त सदमा पहुंचा। मैं गमो गुस्से में भर गया, निचुड़ गया, बिल्कुल जिस्मानी तौर पर और उस जेहानी तौर पर भी। मैं सीधा अपने कमरे में गया, बिस्तर में धंस गया। अपने मैंने अपने कंधे पर एक दिलासे का हाथ महसूस किया। जो आंख खोली, दोपहर ढल चुकी थी, शाम करीब थी। डॉक्टर बम प्रकाश मेरे सिरहाने बैठे थे। उनकी इस हमदर्दी से मुझे थोड़ा सा सुकून मिला। मैं उदास था, मायूस था, लेकिन अकेला नहीं था। हर शख्स तकनीकी जमात फरीकी और बहस मुबाहिसे के बाद मुतमईन हो चुका था, लेकिन मुझे इत्मीनान ना आया। मैं मुसल मैं मुसलसल से बेचैन रहा और मैं बेसाख्ता खड़ा हो गया और एतराफ़ किया प्रोफेसर धर्म धवन के सामने, सर, साथियों को नाकामयाबी की वजह दरियाफ्त होने की जाने की वजह से इत्मीनान हो गया है, लेकिन मैं उसे काफ़ी नहीं समझता। इस मिशन में डायरेक्टरेट की हैसियत से इस गलती को मैं भी अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। SLV-3 की नाकामयाबी मेरी जिम्मेदारी है। साइंस का कमाल दर्जा उत्साह भी देता है।
खुशी और इतनी गहरी मायूसी थी। इस तरह के वाक़यात सोच सोच के दिल में ढाढ़स देता रहा। मैं ये ख्याल ये इंसान चांद पर उतर सकता है, ये सबसे पहले एक रूसी साइंटिस्ट ने सोचा था। उसे हकीकत बनाने में 40 साल गुजर गए। जब अमेरिका ने उसे पूरा किया, प्रोफेसर चंद्रशेखर लिमिट का आविष्कार किया था 1930 में, जब कैम्ब्रिज में पढ़ रहे थे। लेकिन 50 साल बाद उसी पर डिस्कवरी पर नोबेल पुरस्कार मिला। अपनी सैटेल लॉन्च व्हीकल से आदमी को चांद पर उतारने से पहले कितनी सारी नाकामयाबियों से गुजरे होंगे। पहाड़ की चोटी पर उतरने से पहाड़ पर चढ़ने का तजुर्बा नहीं मिलता। जिंदगी पहाड़ की चढ़ानों पर जिंदगी पहाड़ की चढ़ानों पर चोटियां मिलती है, चोटियों पर नहीं। चढ़ानों पर ही तजुर्बे मिलते हैं और ज़िंदगी मंझती है और टेक्नोलॉजी तरक्की करती है। चोटी पर पहुंचने की कोशिश में ही चढ़ानों का इल्म हासिल होता है। मैं एक एक कदम पर चढ़ता रहा चोटी की तरफ। SLV-3 की उड़ान 30 घंटे पहले 17 जुलाई 1980 के दिन अखबारों में सुर्खियों की तरह राय और अंदाजों से भरी हुई थी। ज़्यादातर रिपोर्टर ने अपनी पहली SLV की याद दिलाई, किस तरह से रॉकेट फेल हो गया और उसका मलबा समुद्र में जा गिरा। कुछ लोगों ने तो देश की दूसरी खामियों का जिक्र करते हुए SLV-3 से जोड़ दिया। मैं जानता था कि अगले दिन का नतीजा हमारे फ्यूचर के स्पेस प्रोग्राम का फैसला करने वाला है। मुख्तसर ये कि सारे कौम की नज़रें हम पर गड़ी हुई थीं। 18 जुलाई 1980 को सुबह 8:30 पर हिंदुस्तान का पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल उड़ा। मैंने रोहिणी सैटेलाइट का तमाम डाटा कंप्यूटर पर जांचा। अगले 2 मिनट के अंदर अंदर रोहिणी अंतरिक्ष में था। उस तमाम शोरगुल के बीच मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे अहम अल्फाज अदा किए। मैं मिशन डायरेक्टरेट बोल रहा हूँ, एक ज़रूरी खबर सुनने के लिए तैयार रहो। चौथी स्टेज पर कामयाबी के साथ रोहिणी सैटेलाइट को लेकर अंतरिक्ष में दाखिल कर रही है। मैं ब्लॉक के बाहर आया। मैंने अपने साथियों को देखा तो मेरे साथियों ने मुझे कंधों पर उठा लिया, नारे लगाते हुए जुलूस निकाला। सारी कौम में एक जोश की लहर दौड़ गई। हिंदुस्तान के उस चंद कौमों में मैं शामिल हो गया जिनके पास सैटेलाइट लॉन्च की काबिलियत थी। हमारे कौम का एक बड़ा ख्वाब पूरा हुआ। हमारे इतिहास का एक नया वाक़ खुला और एक नया चैप्टर भी। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने मुझे मुबारकबाद का तार भेजा और सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान के साइंसदान खुश थे कि ये पूरी कोशिश स्वदेशी की थी, हमारी अपनी थी। मैं कुछ मिले जुले जज्बात से गुजर रहा था कि पिछली 2 दहाइयों से जिस कोशिश में था, बिल आखिर उसमें कामयाब हुआ। लेकिन उदास था। जिन लोगों की बदौलत मैं यहाँ पहुँचा वो लोग मेरे बीच नहीं थे। मेरे अब्बा, मेरे बहनोई जलालुद्दीन और प्रोफेसर सारा भाई। SLV-3 की कामयाबी के महीने भर के अंदर ही प्रोफेसर धवन का फ़ोन आया। एक दिन दिल्ली बुलाया प्रधानमंत्री से मिलने के लिए। मेरी एक छोटी सी उलझन थी कपड़ों को लेकर। हमेशा से ही बड़े आमियाना से कपड़े पहनता हूँ और पाँवों में चप्पल या स्लीपर्स कह लो। प्रधानमंत्री से मिलने जैसा वो लिबास नहीं चाहता था, मेरे लिए तो नहीं। उनके एहतराम के लिए सुना तो प्रोफेसर धवन बोले, कपड़ों की फिक्र मत करो, तुमने जो शानदार कामयाबी पहन रखी है वही काफ़ी है। रिपब्लिक डे 1981 मेरे लिए एक बड़ी खुशी लेकर आई, बड़ी खुशखबरी लेकर आई। मुझे मालूम चला कि मुझे पद्म भूषण नवाजा जाने वाला है और 1981 को मुझे रिपब्लिक डे पर पद्म भूषण से नवाजा गया। मैंने अपने कमरे को बिस्मिल्लाह खान की शहनाई से भर लिया। शहनाई गूंजने लगी और कहीं और ले गई। मैं रामेश्वरम में पहुंच गया, माँ के गले लगा। अब्बा ने मेरे बालों पर उंगलियों से सहलाया और मेरा दोस्त, मेरा रफ़ीक जलालुद्दीन मस्जिद में मेरे इनाम का ऐलान कर रहा था। मेरी बहन जोहरा ने मीठा बनाया घर में। बख्शी लक्ष्मण शास्त्री मेरे माथे पर तिलक लगा रहे थे
और फादर सोलोमन ने मेरे हाथ में सलीब लेकर दुआ पढ़ी और प्रोफेसर सारा भाई को देखा। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, फ़क्र था, और फ़क्र का जो पौधा वो लगा कर गए थे अब तक पूरा पेड़ बन चुका था, जिसके फल हिंदुस्तान के अवाम तक पहुंच रहे थे। 1 जून 1982 को मैंने डिफेंस रिसर्च एवं डेवलपमेंट लेबोरेटरी DRDL की जिम्मेदारी संभाल ली। उस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर श्री R वेंकट रमन ने जब मशविरा दिया कि बजाय दरबा ब दर्जा दर्जा ब दर्जा मिसाइल तैयार करने के हमें मुकम्मल अपनी मिसाइल तैयार करने का प्रोग्राम बनाना चाहिए, हमें अपने कानों पर यकीन नहीं आया और देखते ही देखते वो प्रोजेक्ट बन गया, जिसके नतीजे आइंदा बहुत दूर तक पहुँचे। हर प्रोजेक्ट का नाम हिंदुस्तान की खुद मुख्तारी सेल्फ रिलायंस का एक सबूत था। सरफेस टू सरफेस मिसाइल का नाम पृथ्वी रखा गया, टेक्निकल कोर व्हीकल को त्रिशूल नाम दिया गया, सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम को आकाश कहा गया, एंटी टैंक मिसाइल प्रोजेक्ट को नाग के नाम से पुकारा गया और मेरे देरीना ख्वाब रेक्सी को यानी री एक्सपेरिमेंट लॉन्च व्हीकल को मैंने अग्नि का नाम दिया। मिसाइल टेक्नोलॉजी का हुनर दुनिया की कुछ चुनी हुई कौमों के पास था, जो बड़े ताज्जुब से हमारी तरफ देख रहे थे। हम क्या करने जा रहे हैं और कैसे करेंगे। हम एक मीटिंग में बैठे हुए थे अपने मकसद को पूरा करने के लिए 1984 की निशानदेही कर रहे थे, जब डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश के मौत की खबर आई। मेरे लिए तो एक सदमा था। पहली SLV की नाकामयाबी के वक्त जिस तरह उन्होंने मुझे ढाढ़स दिया था, मुझे वो याद करके मैं ज़्यादा गमगीन हो गया। प्रोफेसर सारा भाई VSSC के निर्माता थे, बनाने वाले थे तो प्रोफेसर ब्रह्म प्रकाश व उसके आमिल थे, एग्जीक्यूटिव थे। उनकी विनम्रता ने मुझे बड़ी हद तक नम्र कर दिया था। मैंने तंजू मिजाजी पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया था। उनकी हलीमी सिर्फ अपनी खूबियों तक महदूद नहीं थी, बल्कि अपने से छोटों को इज्जत देना भी उनकी आदत में शामिल था। उनके बर्ताव और सलूक में बात नज़र आ जाती थी कि कोई भी शख्स खामियों से खाली नहीं है, यहाँ तक कि अफसर भी, लीडर भी, रहनुमा भी। वो बहुत बड़े दानेशर थे। एक कमज़ोर शरीर के अंदर उनमें बच्चों की सी मासूमियत थी। मुझे हमेशा वो साइंसदानों में संत नज़र आते थे। पृथ्वी का काम अपनी तकमील पर पहुंच रहा था जब हम 1988 में दाखिल हुए। 25 फरवरी 1988 को सुबह 11:23 पर पृथ्वी की पहली परवाज़ वाकिफ़ हुई। हमारे मुल्क में वो एक ऐतिहासिक मौका था। सिर्फ पृथ्वी पर सरफेस टू सरफेस मिसाइल ही नहीं, बल्कि आइंदा आने वाले तमाम किस्म की मिसाइलों का बुनियादी नक्शा भी था, फ्यूचर मॉड्यूल था। पृथ्वी ने हमारे आस पड़ोस के मुल्कों को दहला दिया। मगरबी यानी वेस्टर्न मुल्कों को पहले तो हैरत हुई, फिर गुस्से का इजहार किया और पाबंदी लगा दी इंडिया के लिए कि वो ऐसी कोई चीज़ बाहर के मुल्कों से ना खरीद सके जो मिसाइल प्रोग्राम में इस्तेमाल हो सकती है या काम आ सकती हो। मिसाइल की ईजाद ने हिंदुस्तान की खुद मुख्तारी ने दुनिया के तमाम तरक्की याफ्ता मुल्कों को परेशान कर दिया। अग्नि की टीम में 580 से ज़्यादा साइंसदान शामिल थे। अग्नि की परवाज़ 20 अप्रैल 1989 तय पाई गई। लॉन्च की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी और फिर हिफाजत के लिए ये फैसला किया गया कि लॉन्च के वक्त आस पड़ोस के तमाम गांव खाली करा दिए जाएं। अखबार और मीडिया ने इस तरह की खबर को बहुत उछाला। 20 अप्रैल तक पहुंचते पहुंचते तमाम मुल्क की नज़रें हम पर टिकी हुई थी। दूसरे मुल्कों का दबाव बढ़ रहा था कि हम इस तजुर्बे को मुलतवी कर दें या खारिज कर दें, लेकिन सरकार मजबूत दीवार की तरह हमारे पीछे खड़ी रही और किसी तरह हमें पीछे हटने नहीं दिया। परवाज़ से सिर्फ 14 सेकंड पहले हमें कंप्यूटर
ने रुकने का इशारा किया। किसी एक पुर्जे में कोई खामी थी, वो फौरन ठीक कर दी गई, लेकिन उसी वक्त डाउन ग्रेड स्टेशन ने रुकने का हुक्म दिया। चंद सेकंड में कई रुकावटें सामने आ गईं। अब परवाज मुलतवी कर दी गई। अखबारात ने आस्तीनें चढ़ा लीं। हर बयानात में अपनी तरह की वजूहात निकाल ली। कार्टूनिस्ट सुधीर लाल ने एक कार्टून शाया किया जिसमें एक खरीदार कुछ सामान दुकानदार को वापस करते हुए कह रहा था, अग्नि की तरह वो भी अग्नि की तरह वो भी नहीं चली। कार्टून में दिखाया गया कि साइंसदान कह रहा था, सब ठीक है, स्विच बटन नहीं चला। ऐसे ऐसे कार्टून्स बनाए गए, छापे गए अखबारों में। हिंदुस्तान टाइम्स के एक कार्टून में एक नेता रिपोर्टर को समझा रहा था, डरने की बात नहीं, ये बड़ी अमन पसंद अहिंसा की मिसाइल है जिससे कोई मरेगा नहीं। करीब 10 रोज दिन बाद रात दिन काम चला मिसाइल की दुरुस्ती पर, और आखिरकार साइंसदानों ने एक नई तारीख तय की अग्नि की परवाज के लिए। मगर फिर वही हुआ। 10 सेकंड पहले कंप्यूटर ने रुकावट का इशारा किया, पता चला एक पुर्जा सही से काम नहीं कर रहा है। परवाज फिर मुलतवी कर दी गई। ऐसी बात किसी भी साइंस तजुर्बे में होना आम बात थी। गैर मुल्कों में भी बहुत बार होता है, लेकिन उम्मीद से भरी हुई हमारी कौम हमारी मुश्किलें समझने के लिए तैयार नहीं थी। हिंदू अखबार केशव का एक कार्टून छपा जिसमें एक देहाती कुछ नोट गिनते गिनते वलद कर रहा था। मिसाइल के वक्त गांव से हट जाने का मुआवजा मिला है। 2-4 बार तजुर्बा मुलतवी हुआ तो फिर से पक्का घर बनवा लूंगा। अमूल बटर ने अपनी होर्डिंग पर लिखा कि अग्नि को ईंधन के लिए हमारे बटर की ज़रूरत है। अग्नि की मरम्मत का काम जारी रहा। आखिरकार एक बार फिर 22 मई की तारीख अग्नि की परवाज के लिए तय पाई गई। उसकी पिछली रात डॉक्टर अरुणाचल, जर्मन के एन सिंह और मैं डिफेंस मिनिस्टर केसी पंत के साथ चहलकदमी कर रहे थे। पूरे चांद की रात थी, हाई टाइड का वक्त था और लहरें गरज गरज कर खुदा की अजवल का नाम ले रही थी। कल परवाज कायम होगी अग्नि की परवाज कायम होगी या नहीं होगी, इस पर बार बार हमारे दिमाग में सवाल गूंज रहे थे। डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक लंबी खामोशी तोड़ते हुए पूछा डिफेंस मिनिस्टर ने एक लंबी सी खामोशी तोड़ते हुए ये पूछा, कलाम, कल अग्नि की कामयाबी मनाने के लिए क्या चाहते हो तुम? मैं चाहता था मैंने कहा, मैं क्या चाहता था? क्या था जो मेरे पास नहीं था? मैंने अपने मन में यही सोचा। अपनी खुशी के लिए इजहार करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? और अचानक से मुझे एक जवाब मिल गया। हम 1 लाख पेड़ों की कोपलें लगाएंगे, मैंने कहा, और उनके चेहरे पर रौनकें आ गईं। तुम अपनी अग्नि के लिए धरती माँ का आशीर्वाद चाहते हो, वे बोले। कल यही होगा। उन्होंने पेशन गोई की। अगले दिन सुबह 7:10 पर अग्नि लॉन्च हुई। कदम कदम सही निकला। मिसाइल ने जैसे टेक्स्ट बुक याद कर ली हो, जैसे सबक याद कर लिया हो। हर सवाल का सही जवाब मिल रहा था। लगता था कि एक लंबे खौफनाक ख्वाब के बाद एक खूबसूरत सुबह ने आंखें खोली हो। 5 साल की बाद मशक्क़त के बाद हम इस लॉन्च पैड पर पहुंच गए। इसके पीछे 5 लंबे सालों की नाकामी, कोशिशें और इम्तहान खड़े थे। इस कोशिशों को रोक देने के लिए हिंदुस्तान ने हर तरह के दबाव बर्दाश्त किए थे, लेकिन हमने कर दिखाया जो करना था। मेरी ज़िंदगी का सबसे कीमती लम्हा था वो मुट्ठी भर सेकंड, 600 सेकंड की वो परवाज जिसने हमारी बरसों की थकान दूर कर दी, बरसों की मेहनत को कामयाबी का तिलक लगाया। उस रात मैंने अपनी डायरी में लिखा, अग्नि को इस नज़र से मत देखो कि ये सिर्फ ऊपर उठने का साधन नहीं है, ना सिर्फ शक्ति की नुमाइश है। अग्नि एक लौ है
जो हर हिंदुस्तानी के दिल में जल रही है। इसे सिर्फ एक मिसाइल मत समझो, ये कौम के माथे पर चमकता हुआ आग का एक सुनहरी तिलक है। 1990 के रिपब्लिक डे, उस दिन देश ने अग्नि व मिसाइल प्रोग्राम की कामयाबी का जश्न मनाया। मुझे पद्म विभूषण से नवाजा गया और डॉक्टर अरुणाचल अरुणाचलम को भी इसी से सम्मानित किया गया। 10 साल पहले पद्म भूषण की यादें आज फिर हरी हो गईं। रहन सहन अभी भी मेरा वैसा ही था जैसा तब था। 10 बाई 12 का एक कमरा किताबों से भरा हुआ था और कुछ ज़रूरत का फर्नीचर का सामान जो किराए पर लिया था। फ़र्क इतना ही था कि तब ये कमरा त्रिवेंद्रम में था और अब हैदराबाद में। वेटर मेरा नाश्ता लेकर आया, इडली की छाछ और आंखों में एक खामोश मुस्कुराहट मुबारकबाद की। मैं अपने पहले वतनों की इस नवाजिश से छलक गया। मैं जानता हूँ कि बहुत से साइंसदान और इंजीनियर मौका मिलते ही वतन छोड़कर दूसरे देशों में चले जाते हैं और ज़्यादा रुपया कमाने के लिए, ज़्यादा आमदनी के लिए। लेकिन ये आदर, इज्जत और मोहब्बत क्या कमा सकते हैं जो अपने देश में मिलती है। 15 अक्टूबर 1991 को मैं 60 साल का हो गया। मुझे अपनी रिटायरमेंट का इंतजार था। चाहता था कि गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल खोलूं और वो दिन थे जब मैंने सोचा कि अपनी ज़िंदगी के तजुर्बे, मुशाहिदे और तमाम बातें कलमबद्ध करूं जो दूसरों के काम आ सकें। एक तरह से अपनी उम्र लिखूं, अपनी जीवनी लिखूं। मेरे ख्याल से मेरे वतन के नौजवानों को ये एक साफ नज़रिए और एक दिशा की ज़रूरत थी और ज़रूरत है। तभी एक इरादा किया कि उन तमाम लोगों का एक जिक्र करूं जिनकी बदौलत मैं ये बन सका मैं जो हूँ। मकसद ये नहीं था कि मैं बड़े बड़े लोगों के नाम लूं, बल्कि कोई भी शख्स इतना छोटा, कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसे हौसला नहीं छोड़ना चाहिए। मसले, मुश्किलें ज़िंदगी का हिस्सा हैं और तकलीफ़ें कामयाबी की सच्चाई। जैसा कहा है किसी ने, खुदा ने ये वादा नहीं किया कि आसमान हमेशा नीला ही रहेगा, ज़िंदगी भर फूलों से भरी राहें ही मिलेंगी। खुदा ने ये वादा नहीं किया कि सूरज है तो बादल नहीं होंगे, खुशी है तो गम नहीं होगा, सुकून है तो दर्द नहीं होगा। मुझे ऐसा कोई गुमान नहीं कि सबके लिए एक मेरी ज़िंदगी सबके लिए एक मिसाल बने, मगर ये हो सकता है कि कोई मासूम बच्चा किसी गुमनाम सी जगह पर, जो समाज के किसी ऐसे माजूर से हिस्से से ताल्लुक़ रखता हो और पढ़े और उसे चैन मिले, ये पढ़े कि उसकी उम्मीद रोशन हो जाए। हो सकता है कि ये कुछ बच्चों की नाउम्मीदी से बाहर ले जाए जिसे वो मजबूरी समझते हैं, और मजबूरी ना लगे, उन्हें यकीन रहे कि वो जहाँ भी है खुदा उनके साथ है। काश हिंदुस्तानी के दिल में जलती हुई वो लौ को पर लग जाए और उस लौ की परवाज़ से सारा आसमान रोशन हो जाए। और इस प्रकार विंग्स ऑफ द फायर, जो एपीजे अब्दुल कलाम की जो ऑटो बायोग्राफी है, यहीं पे ख़त्म होती है। धन्यवाद।